हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 12th लेक्चर। ये मेरा 12वां लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। 11 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं इस सब्जेक्ट पे एंड दिस इज माय 12th लेक्चर वीडियो। ये मेरा 12वां लेक्चर है। तो चलिए एक बार शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ कि जो पिछले 11 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने कौन कौन से मेन टॉपिक पढ़े हैं। तो ये 5 मेन टॉपिक, ठीक है, हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसके सब टॉपिक भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अबाउट जॉब एनालिसिस, अबाउट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, अबाउट रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो ये सारे ही मेन टॉपिक मैं बहुत डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। इन सब के ये जितने भी सब टॉपिक यहाँ मैंने लिखे हैं, ये सब हमने पिछले लेक्चर वीडियो में कवर किए हैं। और एक सजेशन भी देना चाहूंगी कि एचआरएम ये जो सब्जेक्ट है इसमें सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो जरूर इनको भी एक बार देखिएगा। ठीक है, सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने एचआरएम की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बनाई हुई है, तो एक बार जरूर उसको रेफर करिएगा। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे प्लेसमेंट एंड इंडक्शन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में प्लेसमेंट एंड इंडक्शन। तो इसमें मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी कि प्लेसमेंट क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। इंडक्शन या कह लीजिए ओरिएंटेशन क्या होता है ये भी हम समझेंगे कि इसका क्या मतलब है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कंटेंट क्या है। तो ये सब भी हम आज के लेक्चर में डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लेसमेंट। प्लेसमेंट आज ये न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज प्लेसमेंट। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन में क्या मैंने पढ़ाया था, ये जो लास्ट स्लाइड में आपको दिख रहा है कि 8 सिंपल स्टेप होते हैं जिनको क्रॉस करके फिर फाइनली ये डिसीजन लिया जाता है। जो कैंडिडेट है वो 8 ये स्टेप से गुजरता है और फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ये डिसीजन लेती है कि वेदर दैट कैंडिडेट हैज टू बी सिलेक्टेड और रिजेक्टेड, इस कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाए कि रिजेक्ट किया जाए। तो अगर वो जो कैंडिडेट है उसको जब सिलेक्ट करने का डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन लेती है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना होता है, उस कैंडिडेट को एक सूटेबल जॉब पे क्या करना होता है, प्लेस। ठीक है, उस कैंडिडेट को एक सूटेबल जॉब पे उसको एक पोजीशन देनी होती है, ठीक है, एक रैंक देनी होती है। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है प्लेसमेंट। ठीक, सिलेक्शन के बाद ये स्टेप आता है। पहले रिक्रूटमेंट होता है, देन सिलेक्शन होगा और उसके बाद आता है प्लेसमेंट। सिलेक्शन के बाद उस कैंडिडेट को किस कैंडिडेट नहीं, अब तो वो ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय हो गया, अब उस एम्प्लॉय को किस स्पेसिफिक जॉब पे अपॉइंट करना है, कौन सी स्पेसिफिक जॉब उसे असाइन करनी है, इसी को कहा जाता है प्लेसमेंट। देखिए यहां मैंने लिखा है कि प्लेसमेंट क्या है, इट्स ए एक्चुअल पोस्टिंग ऑफ द एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय है उसकी एक्चुअल पोस्टिंग की जाती है इस स्टेप में, प्लेसमेंट में, टू अ स्पेसिफिक जॉब। और प्लेसमेंट में क्या होता है, वो जो एम्प्लॉय है उसको असाइन की जाती है स्पेसिफिक पोस्ट। जिस पोस्ट के लिए एम्प्लॉय ने इंटरव्यू वगैरह दिया, जिस पोस्ट के लिए उसका हुआ है, तो वो उसे पोस्ट असाइन की जाती है। ठीक है, जैसे असिस्टेंट अकाउंटेंट की है या सीनियर अकाउंटेंट की है या कौन सी पोजीशन है, उस वो उसे पोस्ट अपॉइंट की जाती है। अगर रैंक वगैरह है, कुछ रैंक अपॉइंट की जाती है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह उसे बताई जाती है। ठीक है, तो दैट इज प्लेसमेंट, ये प्लेसमेंट है। और प्लेसमेंट का जो डिसीजन है वो लाइन मैनेजर लेता है। ठीक है, आफ्टर कंसीडरिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, यानी उस जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है और उस कैंडिडेट की क्या क्वालिफिकेशन है, तो दोनों चीजों को मैच करा के जो लाइन मैनेजर है उस एम्प्लॉय को एक पर्टिकुलर जॉब असाइन करता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट, इसी को प्लेसमेंट कहा जाता है। राइट, अब आप लोगों के सिलेबस में जनरली ये प्लेसमेंट वर्ड ही, ये टर्म ही होगा। ठीक है, पर इसी के साथ एक दूसरा टर्म भी है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया है, डिफरेंशियल प्लेसमेंट। प्लेसमेंट तो कॉमन टर्म है, आपने बहुत सुना होगा, बट इसी के साथ एक दूसरा टर्म आता है जो कभी कभार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मैंने देखा है पूछा जाता है, दैट इज डिफरेंशियल प्लेसमेंट। डिफरेंशियल प्लेसमेंट क्या होता है कि सपोज करिए जो न्यू एम्प्लॉय आया है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, उसको एक पोस्ट असाइन कर दी गई, उसे टास्क असाइन कर दिया गया, जॉब असाइन कर दिया गया। अब वो एम्प्लॉय उस पर काम कर रहा है, लेकिन उसकी जो परफॉर्मेंस है वो नहीं निकल के आ पा रही है, पुअर परफॉर्मेंस हो रही है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो एम्प्लॉय शायद उस जॉब के लिए सूटेबल ना हो।
ठीक है, जिस जॉब पे उसे प्लेस किया गया है वो एम्प्लॉय उस जॉब के लिए सूटेबल ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो उस केस में उस एम्प्लॉय का क्या किया जाता है, उस एम्प्लॉय का सेकंड प्लेसमेंट किया जाता है। सेकंड प्लेसमेंट किया जाता है, यानी उस एम्प्लॉय को जिसकी पुअर परफॉर्मेंस हो रही है, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा उस पर्टिकुलर पोस्ट पे, तो उसको क्या किया जाता है, उसका सेकंड प्लेसमेंट किया जाता है, उसको उस पोस्ट से हटा के किसी दूसरी पोस्ट पे असाइन किया जाता है। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है डिफरेंशियल प्लेसमेंट। ये भी एक टर्म है जो काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया। ठीक है, तो दिस इज डिफरेंशियल प्लेसमेंट। अब सवाल ये आता है कि इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो प्लेसमेंट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इतना, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ह्यूमन रिसोर्स की जितनी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है प्लेसमेंट। अगर ऑर्गेनाइजेशन प्लेसमेंट पे ध्यान न दे, ठीक है, अगर जो एचआर मैनेजर है, लाइन मैनेजर है, वो प्लेसमेंट पे ध्यान न दे, किसी भी एम्प्लॉय को कोई भी स्पेसिफिक कोई भी दूसरा जॉब पे असाइन कर दे, प्लेस कर दे, तो क्या होगा, एम्प्लॉय विल फील प्रॉब्लम। एम्प्लॉय क्या होगा, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम एम्प्लॉय को होगी। एम्प्लॉय उस पोस्ट पे मतलब कंफर्टेबल नहीं होगा, वो उस पोस्ट पे एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय एब्सेंट रहने लगेगा, एम्प्लॉय शायद मूव कर जाए ऑर्गेनाइजेशन से, कुछ एक्सीडेंट के चांसेस हैं। अगर एम्प्लॉय उस पोस्ट पे कंफर्टेबल नहीं है तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो अगर फैक्ट्री वगैरह का केस है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, पुअर परफॉर्मेंस होगी। ठीक है, तो बेसिकली एम्प्लॉय सफर करेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेट होकर ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दे। ठीक है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ये जो प्लेसमेंट है बहुत सोच समझ के, बहुत ध्यान से, जो एम्प्लॉय जिस पोजीशन के लिए सूटेबल है उस पोजीशन पे उसको अपॉइंट किया जाता है, तो दैट इज प्लेसमेंट। तो आई होप अब आपको प्लेसमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इंडक्शन, या फिर जिसको ओरिएंटेशन भी कहते हैं। ठीक, तो इंडक्शन या ओरिएंटेशन एक्चुअली में बताने से पहले जरा मैं बता दूं कि आप लोग कॉलेज के स्टूडेंट हैं, या तो आप लोग बीबीए के होंगे, बीकॉम के होंगे, या एमबीए के होंगे। तो जब आपने एडमिशन लिया होगा, ठीक है, वैसे अब मैक्सिमम कॉलेजेस में होता है, स्टार्टिंग में ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। जब भी आप किसी नए कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, बीबीए, एमबीए, बीकॉम में, तो वहां पे क्या होता है, स्टार्टिंग में ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, 1 से 2 दिन का, या कुछ कॉलेजेस में 3 से 4 दिन का ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। उसमें क्या होता था, याद आ रहा है? उसमें क्या होता था कि आपको उस कॉलेज के बारे में, एक न्यू स्टूडेंट को कॉलेज के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाती थी। कॉलेज की कह लीजिए हिस्ट्री, कॉलेज का टॉप मैनेजमेंट, कौन सी फैकल्टी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, आपका जो करिकुलम है वो क्या होगा, कौन कौन से आपको सब्जेक्ट पढ़ने, सारी डिटेल, आपके पूरे करिकुलम में और कौन कौन सी एक्टिविटी होगी पढ़ाई के अलावा। ठीक है, कौन कौन से इंडस्ट्रियल विजिट होंगे, सेमिनार्स क्या होंगे, ठीक है, सारी डिटेल प्रोवाइड की जाती थी। ठीक है, उसका पर्पस क्या था, उसका पर्पस था कि जो आप, क्योंकि आप कंप्लीटली कह लीजिए एक नए कॉलेज के लिए आप कंप्लीटली स्ट्रेंजर थे, मतलब बाहर से आए थे, आपको उस कॉलेज के बारे में कुछ नहीं पता था, तो आपको कॉलेज से फैमिलियर कराना। ठीक है, ये पर्पस था। ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो आपने अपने कॉलेज में अटेंड किया होगा, उसका पर्पस ये था। ठीक है, तो सेम वही होता है, ऑलमोस्ट वही सेम होता है कंपनी के केस में। जब कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में, जब कोई नया एम्प्लॉय आता है, तो वो कंप्लीटली स्ट्रेंजर है, उसको ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के बारे में, प्रोसीजर के बारे में, रूल के बारे में कुछ नहीं पता है। तो इसीलिए जब कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो 1 से 2 दिन, या डिपेंड करता है, 3 से 4 दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, जिसको ओरिएंटेशन भी कहते हैं या इंडक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, तो उसका पर्पस क्या होता है, उसका पर्पस होता है कि जो न्यू एम्प्लॉय है उसे ऑर्गेनाइजेशन से फैमिलियर कराना। ठीक है, जो न्यू एम्प्लॉय है उसे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, इन सब के बारे में फैमिलियर कराना। और ये जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, जो फॉर्मल ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, ये 1 दिन का भी हो सकता है, 2 दिन का भी हो सकता है। मतलब मुझे याद है हमारे एमबीए में 3 से 4 दिन का वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम था। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कंपनी या कॉलेज ने कैसा ओरिएंटेशन प्लान किया हुआ है। तो जैसे कॉलेजेस में होता था ना ओरिएंटेशन, वैसे ही कंपनी में भी होता है। और इस ओरिएंटेशन में जो न्यू एम्प्लॉय है उसे कंपनी के बारे में सारी डिटेल, मतलब काफी डिटेल, जो एम्प्लॉय के लिए जरूरी है वो सारी डिटेल एम्प्लॉय को बताई जाती है। ठीक है, कंपनी की हिस्ट्री, ठीक है, उसकी करंट पोजीशन क्या है, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, लीव रूल्स क्या हैं, ठीक है, रेस्ट पीरियड क्या है, और भी बहुत सारी चीजें अभी मैं सब बताऊंगी आगे चल के कि कंटेंट क्या होता है इंडक्शन प्रोग्राम का। तो ये सारी ही चीजें उसको बताई जाती हैं।
ये जो नया एम्प्लॉय आया है ऑर्गेनाइजेशन में, उसे कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन की फिजिकल लोकेशन भी तो नहीं पता। उसे नहीं पता है कि ब्रेक रूम कहाँ है, रेस्ट रूम कहाँ है, पार्किंग कहाँ पे है, कैफेटेरिया कहाँ है, ठीक है, उसे नहीं पता है। तो ये सारी मतलब और भी बहुत सारी चीजें मतलब बताई जाती है ओरिएंटेशन प्रोग्राम में। तो एक और उसे जो न्यू एम्प्लॉय है उसे एक मौका भी मिलता है एक इनफॉर्मल इंटरेक्शन करने का। नए जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो आपस में एक इनफॉर्मल इंटरेक्शन भी कर पाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द पर्पस ऑफ इंडक्शन या कह लीजिए ओरिएंटेशन का। ठीक, तो चलिए एक बार मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी बताती हूँ। वैसे मैंने ओरिएंटेशन के बारे में आपको काफी कुछ बता दिया है, अब आप ऑब्जेक्टिव भी आसानी से समझ लेंगे। तो अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाए कि इंडक्शन या ओरिएंटेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो तीन मेन ऑब्जेक्टिव है। पहला क्या है, फियर या जो हेजिटेशन होता है न्यू एम्प्लॉय में, ठीक है, उसको रिमूव करना। वही बात है, देखिए एक नया एम्प्लॉय पहली बार ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, वो कंप्लीटली स्ट्रेंजर है, नए लोग हैं, नई वर्क प्लेस है, नया वर्क एनवायरनमेंट है, ठीक है, उसे नहीं पता उसे क्या करना है। तो इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करती है कि जो भी न्यू एम्प्लॉय का जो भी फियर है, जो भी डर है, जो भी हेजिटेशन है, उसको दूर किया जाए। ठीक है, और उसको जो भी उसका जॉब है, पॉलिसी प्रोसीजर रेगुलेशन उसके बारे में बताया जाए। और ये जो न्यू एम्प्लॉय है ये किसको रिपोर्ट करेगा, ठीक है, किन से इंटरेक्ट करेगा, हु दे आर ही सपोज टू इंटरेक्ट, ये सब उसे बताया जाएगा। और उसकी टर्म एंड कंडीशन क्या है एम्प्लॉयमेंट की, ये सब भी उसे बताई जाती है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। दूसरा पर्पस इंडक्शन या ओरिएंटेशन प्रोग्राम का क्या है कि एक अच्छा इंप्रेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का एक अच्छा इंप्रेशन एम्प्लॉय न्यू एम्प्लॉय पे डालना, ये भी एक पर्पस होता है ओरिएंटेशन का। देखिए जो नया एम्प्लॉय आया है उसे कुछ नहीं पता, उसे इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत पता है लेकिन बाकी और डिटेल नहीं पता। तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कम मतलब और डिटेल जो अभी तक उस एम्प्लॉय को नहीं पता है वो सब भी प्रोवाइड करना, एक अच्छा इंप्रेशन उस पर क्रिएट करना। ठीक है, ये भी एक पर्पस होता है ओरिएंटेशन का, ताकि जो न्यू एम्प्लॉय है वो एडजस्ट हो पाए, अडॉप्ट हो पाए इस न्यू इन्वायरमेंट पे, और अपने सीनियर से अपने को वर्कर से आराम से गेट अलोंग हो पाए। ठीक है, ये पर्पस है। अगला जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है इंडक्शन या ओरिएंटेशन का, दैट इज इट इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज अ सोर्स ऑफ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। मतलब बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो जनरली इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, कंपनी के बारे में इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है या दूसरे सोर्सेज पे अवेलेबल नहीं है, वो सब इंफॉर्मेशन एक न्यू एम्प्लॉय को इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में कंपनी के बारे में पता चलता है। एक इनफॉर्मल डिस्कशन भी होता है कलीग्स के साथ, तो इससे क्या है कि जो जो चीजें अभी तक क्लियर नहीं थी वो सब क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो दिस इज द पर्पस ऑफ इंडक्शन या कह लीजिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम का ये पर्पस होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। एक बार वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी जनवरी 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास पे कवर कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो मैं होपफुली इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है जनवरी 2023 तक, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। 600 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स मैं आज की तारीख तक अपलोड कर चुकी हूँ, तो ये सब मैंने आपके लिए किया है। और अगर लेक्चर यूजफुल लगे तो प्लीज इसको लाइक जरूर किया करिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है, बस और कुछ नहीं होता वीडियो को लाइक करने से। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहा करिए कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं आया। और लेक्चर यूजफुल लगे तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा। और मेरे दोनों ही चैनल, मेरा पहला चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास और दूसरा चैनल जो मेरा है पूजा सिंह के नाम से, दोनों ही चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। ठीक, और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करिएगा, तभी आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। और अगर मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कंटेंट, कि ये जो इंडक्शन या जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है इसका कंटेंट क्या होता है, इसमें कौन कौन से मतलब एरियाज कवर किए जाते हैं। तो इसमें चार मेन कह लीजिए टॉपिक कवर किए जाते हैं। पहला है ऑर्गेनाइजेशन इश्यूज, यानी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चीजें, वो अभी मैं बताऊंगी कौन कौन सी। दूसरा एम्प्लॉय बेनिफिट, तीसरा इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट इज जॉब ड्यूटी। तो ये चार मेन टॉपिक बेसिकली इंडक्शन प्रोग्राम में कवर किए जाते हैं। देखिए पहला है ऑर्गेनाइजेशन इश्यूज, इसका मतलब क्या है कि कंपनी के बारे में,
कंपनी कब स्टैब्लिश हुई, कहाँ कहाँ ऑफिस है, कहाँ कहाँ कंपनी के प्लांट है, सब कुछ, ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, तो हिस्ट्री ऑफ द कंपनी, कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन है, और जो एम्प्लॉय है इसका टाइटल क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, फिजिकल लेआउट, अगर कोई फैक्ट्री है तो फिजिकल लेआउट क्या है, परचेज डिपार्टमेंट कहाँ है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहाँ है, स्टोरेज डिपार्टमेंट कहाँ है, मार्केटिंग कहाँ है, एचआर डिपार्टमेंट कहाँ है। तो बेसिकली फिजिकल लेआउट भी बताना एम्प्लॉय को, ठीक है। प्रोबेशन पीरियड कितने ड्यूरेशन का है, प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या है, ठीक है। सपोज करिए जो एम्प्लॉय है, ठीक है, वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में उसका प्लेसमेंट हुआ है, लेकिन उसको अगर कोई फैक्ट्री है, प्रोडक्शन बेस्ड कंपनी है, कोई एफएमसीजी कंपनी है, उसमें वो काम कर रहा है, तो उसे एक ओवरव्यू जरूर पता होना चाहिए कि फैक्ट्री में प्रोडक्शन का क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है। तो एक ओवरव्यू दिया जाता है। भले ही वो जो एम्प्लॉय है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में प्लेस है, ठीक है, वो असिस्टेंट अकाउंटेंट है, लेकिन वो जिस कंपनी में काम कर रहा है उस कंपनी में प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, एक आउटलाइन जरूर इसको पता होनी चाहिए। तो वही है, प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है वो भी बताया जाता है, पॉलिसी रूल वगैरह कंपनी के क्या है, एम्प्लॉय हैंडबुक जिसमें सारी चीजें लिखी होती हैं वो उसको दी जाती हैं, सेफ्टी मेजर्स क्या उसे रखने हैं, तो ये सारी चीजें इंडक्शन प्रोग्राम में बताई जाती हैं। तो ये तो हो गया ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। फिर उसके बाद एम्प्लॉय के बेनिफिट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी उसको दी जाती है, जैसे पे स्केल क्या क्या है, पे डे कौन सा है, यानी किस तारीखों से सैलरी मिलेगी, वेकेशन हॉलीडे कितने मिलेंगे, रेस्ट पॉजेस क्या है, ट्रेनिंग कहाँ होगी, काउंसलिंग वगैरह, इंश्योरेंस, मेडिकल या रिक्रेशन या जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं वो सब क्या मिलेंगे, तो ये भी इंफॉर्मेशन उसको दी जाती है। तीसरा है इंट्रोडक्शन, यानी उसके जो सुपरवाइजर हैं, ठीक है, जो सीनियर्स हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है, को वर्कर से, ट्रेनर से, एम्प्लॉय काउंसलर, इन सबसे इंट्रोड्यूस भी कराया जाता है, ठीक है। और अगला जॉब ड्यूटी, जॉब ड्यूटी मतलब उसकी जॉब लोकेशन क्या होगी, उसका ऑफिस कहाँ है, ठीक है, उसकी डेस्क कहाँ पे होगी, उसका टास्क क्या होगा, सेफ्टी मेजर्स उसे क्या रखने हैं, उसके जॉब के बारे में बताया जाएगा, जॉब का ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड उसकी जॉब बाकी जॉब से किस तरह से रिलेटेड है, उसको कहाँ रिपोर्ट करना है, तो बेसिकली जॉब के बारे में उसे सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो ये चार मेन चीजें इंडक्शन प्रोग्राम में कवर की जाती है, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि आपको इंडक्शन एंड प्लेसमेंट अच्छे से समझ में आ गया है, आ गया है ना। तो आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंटरनल मोबिलिटी, इंटरनल मोबिलिटी एंड एक्सटर्नल मोबिलिटी। इंटरनल मोबिलिटी में हम लोग ट्रांसफर, प्रमोशन, डिमोशन, ठीक है, वो सब पढ़ेंगे। फिर एक्सटर्नल मोबिलिटी पढ़ेंगे। बट मैं इस तरीके से लेक्चर वीडियो लाती रहूं, इसके लिए जरूरी है कि आप मुझे मोटिवेट करते रहा करिए। आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।